अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक तारा मेरे हाथ में था। सामने चटियल मैदान के दूसरे सिरे पर रीत के टीलों से दूर नारियल के दो मतवाजी दरख्त साकित और मावे हैरत खड़े हुए थे। सब कुछ उदास था। सारे में मायूसी की एक लहर फैली हुई थी और एक तारा मेरे हाथ में था। रेजिमेंट आज 1 साल के बाद जजीरे से वापस लौट रही थी। जवानों का सामान बांधा जा चुका था और लकड़ी के मजबूत तख्तों की बनी हुई लंबी कई दरवाज़ों और छोटी छोटी खिड़कियों वाली बैरक में जगह जगह रोल किए हुए बिस्तर और स्याह ट्रंक बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। सिगरेटों के खाली पैकेट, पुराने अखबार और खाली डिब्बे इधर उधर लुढ़क रहे थे। दीवारों पर जवानों की लगाई हुई फिल्म, एक्टर्सों की तस्वीरें, कैलेंडर और अंग्रेज़ी मैगजीन से निकाले हुए मनाजर के सफ़ात हवा से उड़ रहे थे। जवानों के भारी बूटों के नीचे बैरक के कर्म खूर्दा तख्ते चरचरा रहे थे, जो आ जा रहे थे, जो ट्रक का इंतज़ार करते हुए बेमकसद इधर उधर आ जा रहे थे। कुछ जजीरे के 1 साल पुराने मुलाकातियों और दोस्तों को अलविदा कहने गए थे। 1 साल की रफ़ाकत के बाद हमेशा की जुदाई ने सभी को मलूल कर दिया था। मेरी पैकिंग हो चुकी थी। मैं सारा मंजर देखते हुए अजीब सा महसूस कर रहा था। मेरे सामने हद नज़र तक रीत के छोटे बड़े टीले फैले हुए थे, जिनके पीछे खलीज बंगाल की तंदोतेज बिखरी हुई लहरें साहिल समंदर पर नर्म सफ़ेद झाग उछाल रही थी और तेज़ नम हवा बैरक की खिड़कियों में सरसरा रही थी। लेकिन नारियल के मतवाजी दरख्त चुपचाप मावे हैरत खड़े हुए थे, जिनके कदमों में छोटी छोटी बेरंग सी झाड़ियाँ उगी हुई थी और हमको चिटगांव ले जाने वाला स्टीमर साँ साँ कर रहा था। बैरक से सिर्फ स्टीम का तिकोना झंडा नज़र आ रहा था। ये एक छोटा सा जजीरा है जिसमें रूपचंद नामी मछलियाँ हैं, दरिया, सारियाँ चटाइयाँ बनने वाली हसीन और कमगू लड़कियां हैं, चीख चीख कर और हाथ हिला हिलाकर तेज तेज बातें करने वाली बूढ़ी और अधेड़ औरतें हैं, मदक और लावनी बदबूदार बेड़ियां पीने वाले कमज़ोर जरदरू मर्द हैं और नंग धड़ंग गलियों में शोर मचाने और कीचड़ में खेलने वाले बच्चे हैं, जो लकड़ियों और चटाइयों के कानों में रहते हैं। मर्द सुबह से शाम तक मछलियाँ पकड़ते हैं और रात को केले या कटाल के साथ चावल खाने के बाद होममेड पाइप में मदक भरकर ईंट या पत्थर का सिरहाना बनाकर ज़मीन पर लेट जाते हैं और मदक के फूंक मारते हुए सो जाते हैं। उनका इस जजीरे के बाहर की दुनिया से सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि स्टीमर पर आने वाले ताजिरों को मछलियाँ, दरिया और सारियाँ देकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। इस जजीरे से बाहर कोई और दुनिया भी है, इनको इसका कतई एहसास नहीं है। उनकी ज़िंदगी मछलियों और मदक तक महदूद है। इस जजीरा से बाहर जाना उनके नज़दीक अपनी परखों की रूह से बगावत है। जवान लड़कियां तमाम दिन घरों में लगी हुई खड्डियों पर दरियाँ और कपड़े बुनती हैं और रात में खुली हवा में निकलकर गा लेती हैं, और बूढ़ी औरतें पत्ते की बीड़ियाँ पीती हुई लड़कियों को गानों के बोल और रक्स के अंदाज बताती रहती हैं। उनमें से बाज़ जोश में आकर लड़कियों के रक्स में शरीक हो जाती हैं। सभी गाने के बोल दोहराते रहते हैं। ये समंदर जिसने हमें जन्म दिया, ये धरती जिसने हमें दाने दिए और ये आज़ाद हवाएं जिन्होंने हमें सेहत और हुस्न दिया, ये सब हमारे हैं। ऐ समुंदर, तू हमें अजीज़ है इसलिए कि तूने हमें जन्म दिया। ऐ खुदा, हमारे दिलों को कभी वीरान ना होने देना, तू हमारे दिलों को भर देगा, हमें मालूम है। नौजवान लड़कियों के गीत सुरीली आवाज़ों के दोष पर सारे जजीरे में फैल जाते और सारी फ़ज़ा सहर ज़दा हो जाती है। नगमा जिस्मों में हरारत और दिलों में उमंग भर देता है। ज़िंदगी से भरपूर कह इस तरह देते हैं जैसे मंदिर में बेशुमार घंटियाँ बज रही हैं। चाँद एक लम्हे के लिए रुक जाता है और आसमान बेइंतहा नीला और बहुत दूर महसूस होने लगता है, और नारियल के मतवाजी दरख्त एक दूसरे पर झुककर सरगोशियाँ करने लगते हैं। उनके कदमों में उगी हुई बेरंग झाड़ियाँ स्याही माइल सब्ज़ लगने लगती हैं।
और उनमें जंगली फूलों की बेनाम महक बस जाती है। सितारे आंखें मूंदकर ठंडी ठंडी सांसें लेने लगते हैं। तब मदक के नशे में झूमते हुए मर्द अपने अपने बिस्तरों की तरफ लौट आते हैं। हमारा कैंप समंदर के किनारे है और शुमाल की तरफ छालिया के दरख्तों से घिरा हुआ लकड़ियों के तख्तों और चटाइयों से बने हुए मकान पर मुश्तमिल खूबसूरत गाँव है। इस गाँव के रहने वाले हमारे कैंप तक दूध और मछलियाँ लाते हैं। जब गांव के मर्द सुबह अपने कांधों पर जाल उठाकर समंदर की तरफ चले जाते हैं तो गांव की सलोनी लड़कियां सरों पर दूध के मटके लिए हमारे कैंप की तरफ आती हैं। उनकी नज़रें हमेशा ज़मीन पर गड़ी होती हैं और चेहरे पर बला की संजीदगी होती है। वो बहुत कम बोलती हैं और बहुत ज़्यादा सहमी और सिमटी सी रहती हैं। मोहम्मद औरतें ज़्यादातर घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ रहती हैं। इस जजीरे में बसने वालों में तो हम परस्ती आम है। उनकी रस्में अजीब हैं। ये तूफ़ानों को खुदा की नाराज़गी तस्वुर करती हैं और जानवरों और अनाज को समंदर में फेंक कर खुदा को भेंट देते हैं। वबाई अमराज की सूरत में मछलियाँ धागे में गूँथ कर गले में पहन लेती हैं। गीतों की देवी को रक्स शुरू से मनाते हैं। पूर्णमासी की रात को शादियां करते हैं और बहुत से चिराग रोशन करके झील में तैराते हैं और फूलों की पत्तियां गहरे पानी में दूर तक फैला देते हैं। मौत को पोशीदा रखते हैं। मरने वाले को चुपचाप रात के अंधेरे में समंदर में बहा देते हैं और ना रोते हैं ना एक दूसरे से मरने वाले का जिक्र करते हैं। जब कई दिनों तक कोई नज़र न आए तो खुद ही उसको मुर्दा तस्वुर करके भूल जाते हैं और किसी से उसके बारे में दरियाफ्त नहीं करते। हफ्ता भर में एक मरतबा डाक आती है और एक शिकस्ता सी इमारत में सरकारी अस्पताल है जिसमें ना डॉक्टर होता है ना दवाएं। यहाँ के लोग इलाज के कायल ही नहीं हैं। अपने उसूलों, रिवायतों और रस्मों पर हमेशा से कायम हैं और उनमें किसी तरह की कोई तब्दीली या रद्दो-बदल को पसंद नहीं करते। मुझे यहाँ आए हुए तीसरा दिन था। सूरज गुरूब हो रहा था। मैं छालिया के दरख्तों के बीच में घिरे हुए गांव की तरफ निकल गया। बदबूदार कीचड़ और धुएं से भरी हुई गलियों में नंग धड़ंग बच्चे आपस में लड़ रहे थे, शोर मचा रहे थे या खेल रहे थे। मर्द कांधों पर जाल डाले टोकरियों में मछलियाँ लिए घरों को लौट रहे थे। औरतें दिन का काम खत्म करके मकानों की साहिबां या गलियों के किनारे सूरज की अलविदाई किरणों से जिस्म सेंक रही थी। गांव की दूसरी जानिब आखिर में जहां छालिया के दरख्तों का सिलसिला अचानक ख़त्म हो गया था, लकड़ी के एक खुशनुमा मकान के साहिबान में मैंने उसे पहली बार देखा। मकान के दरवाजे की दोनों जानिब गहरे सुर्ख फूलों वाली बेल चढ़ी हुई थी। वो दरवाजे में बेल की बनी हुई मेहराब के दरमियान खामोश खड़ी हुई थी, चुपचाप, उदास उदास, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। तवील और मुसलसल इंतज़ार ने जैसे उसे थका दिया हो। उसने खाली खाली नज़रों से मुझे देखा। उसके चेहरे पर पत्थर की मूर्ति जैसी बेहिसी और बेतासीरी थी। वो अपने सपाट चेहरे और खाली खाली नज़रों से मुझे मुसलसल देखते गई, हत्ता कि मैं गली के मोड़ पर मुड़ गया। पूर्णमासी की रात को मैं लेटा हुआ गांव की उसी पुरस्कार लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे मैं हर रोज़ ही सुर्ख फूलों वाली मेहराब के दरमियान डूबते सूरज की नर्म खुशगवार धूप में पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हुई देखा करता था कि गांव से गाने की आवाज़ें आने लगी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलना अजाब लग रहा था। मैं गांव की तरफ चल। गांव के वस्त में एक झील थी जिसके गिर्द गांव के मर्द औरतें सभी जमा थे। थोड़े थोड़े फासले पर छोटे छोटे अलाव जल रहे थे जिनसे खुशबू की लिपटें उठ रही थी। झील में बेशुमार दिए तैर रहे थे और पानी पर फूल की रंग बिरंगी बेशुमार पंखुड़ियाँ तैर रही थी। झील के इर्द गिर्द टोलियों में लड़कियाँ रक्स कर रही थी। कुछ लड़कियाँ एक जानिब बैठी मिलजुल कर गा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जजीरे में रंग नूर की बारिश हो रही है। गाने वाली लड़कियों में वो भी बैठी हुई थी, इसी तरह चुपचाप, उदास उदास, खोई खोई सी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। गले में सफ़ेद मोतियों की एक माला पड़ी हुई थी और बाईं कलाई में एक पतली सी चूड़ी थी। कानों में एक एक सफ़ेद फूल और जोड़े में कलियों का गुंथा हुआ हार लिपटा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये नहीं है, कोई आसमानी मखलूक है जो हर चंद लम्हों के लिए बरकतों की बारिश करने गुनहगार इंसानों में आ गई है और ये तमाम इंसान इसके वजूद से न आशना उसकी बरकतें समेट रहे हैं। गांव वालों ने अज़रा मेहमान नवाजी मुझे भी अपने साथ बिठा लिया और बताया कि पूर्णमासी की रात वो अपनी कुंवारी लड़कियों के ब्याह करते हैं और जब ऐसा कोई मौका ना हो तो
भी इस रात को वो खुशियाँ मनाते हैं, बहारों के गीत गाते हैं। ये रात उनके लिए खुशियों और बरकतों की रात होती है। मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों से मछली और तंबाकू की बू आ रही थी और सामने कुंवारियाँ रक्स कर रही थी, कुंवारियाँ गा रही थी। मेरे माही गिर नौका खेते जाओ, दूर समुंदर की ऊंचाई लहरों में अपने कांधों पर जाल उठाए, जहां लहरें आकाश से मिल जाती हैं। जब सूरज सुर्ख हो जाएगा, जब धूप सुनहरी और खुशगवार हो जाएगी, अपने जाल में चांदनी सी मछलियां उठाए तुम घर लौटोगे। नौका खेते जाओ। झील के चारों तरफ रक्स हो रहा था। टोलियां अलाव के गर्द रक्स कर रही थी, लड़कियां गा रही थी। चांदनी और अलाव की रोशनी में सब कुछ ख्वाबनाक सा महसूस हो रहा था। इस रात जब रक्स खत्म हो गया तो मुझे मालूम हुआ कि इस लड़की का बाप गठिया की वजह से चलने फिरने से माजूर हो गया है। दूसरी सुबह मैं बूढ़े को देखने गया। इन लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और खुशबूदार काफ़ी पिलाई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे इलाज पर मजबूर किया और गालिबन मेरी दिल शिकनी के ख्याल से उसने रस्मन आमादगी जाहिर कर दी। मैंने कैंप के डॉक्टर से उसके लिए दवाएं हासिल की और खुद शाम को अपने हाथों से उसकी मालिश करता और दवा पिलाता। जैसे वो मुस्कुराता हुआ बेदिली से पी लेता, इसी तरह वो पुरस्कार और मुंतजर सी लड़की मेरे करीब तर होती गई। उसका नाम योजी था। उसने मुझे बताया कि गांव के आखिर में लकड़ी के तख्तों के मकान के अलावा छालिया के बहुत से दरख्त भी उनकी मिल्कियत है। उसका बाप कबीले का सरदार है। इस बीमारी के सिलसिले अब तक उन्होंने कई मन चावल और सैकड़ों जानवर समंदर की भेंट चढ़ा दिए। मैं रोज़ाना शाम को मालिश करने और बूढ़े को दवा पिलाने जाता और खुशबूदार तंबाकू वाले सिगरेट उसे दे आता। वो बहुत ही मुनकसिर अलमिजाज और नर्मगुर था। उसने मेरे यूजी से मिलने पर भी कभी एतराज़ न किया। रात में जब चाँद बुलंद होकर नारियल के दरख्तों में उलझ जाता तो हम उन दरख्तों के करीब चले जाते। वहाँ एक दूसरे के पीछे भागते, एक दूसरे पर रेत उछालते, फिर रेत पर घरौंदे बनाते और तोड़ देते, हत्ता कि चाँद नारियल के दरख्तों से परे खिसक जाता और सर्दी बढ़ जाती। एक रात हम नारियल के मतवाजी दरख्तों के नीचे बैठे हुए थे। वो कोई गीत गा रही थी। उसके लहजे और चेहरे के तासुरात से महसूस होता था कि वो कोई गमगीन गीत है जिसमें महबूब की जुदाई का गम है। मैंने नारियल के दरख्तों पर अपना और योजी का नाम चाकू से लिख दिया। उसने मुझसे पूछा, ये क्या लिखा है? मैंने उसे बता दिया। वो उदास हो गई। यहाँ रानू का नाम लिख दो। रानू कौन है? वो खामोश हो गई। मैंने जिस दरख्त पर योजी का नाम लिखा था उस पर रानू का नाम लिख दिया। वो मुस्कुरा दी। रानू कौन है? मैंने पूछा। मेरा मंगीतर। मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। रानू कहाँ रहता है? उसने समंदर की तरफ इशारा किया। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, रानू समंदर में डूब गया। वो बड़ी भयानक रात थी, तूफान आया था। वो उदास हो गई। उसे मरते हुए कितना अरसा हो गया? 2 साल। फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। वो खामोश हो गई। उसकी आंखों की अफसुर्दगी सारे माहौल में फैल गई। चाँद नारियल के दरख्तों से ऊपर चला गया और सर्दी बढ़ गई तो हम वापस आ गए। मेरी यूजी से फिर कई रोज़ तक मुलाकात न हो सकी। वो भी नारियल के दरख्तों की तरफ न आई। मुझे शुबहा हुआ कि कहीं यूजी नाराज़ न हो गई हो। मुझे उससे शादी के बारे में कुछ न कहना चाहिए था। शायद ये बात उसे पसंद न आई हो। उसने मुझे 1-2 इस तरह के वाक़यात बताए थे जिनमें लड़कियों को इस सिलसिले में जान दे देनी पड़ी। इसी शाम मैं यूजी के घर गया। सूरज गुरूब हो रहा था। यूजी हस्बे मामूल सुर्ख फूलों वाली मेहराब के वस्त में खड़ी रानू का इंतज़ार कर रही थी कि उसने सूरज गुरूब होने से कब्ल घर लौटने का वादा किया था। उसके चेहरे पर सूरज की अलविदाई किरणों और सुर्ख फूलों ने शफक की सुर्खी मल दी थी। यूजी की माँ के चांदी के तारों जैसे सफ़ेद बाल चमक रहे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। जब मैं बूढ़े से मिजाज पुरसी के बाद साहिबान में आया तो यूजी के साहिबान में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने इससे नारियल के दरख्तों तक न आने का सबब पूछा तो वो मुस्कुरा दी। मैं चाहती थी तुम मुझे बुलाने आओ। मैं आ गया। हाँ, तुमसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई है। एक बात कहूँ ना तुम्हारे बारे में? उसके बाद आगे क्या हुआ? चलो आगे देखते हैं। आगे पढ़ के बताते हैं। अभी थोड़ा वेट करो। सिर्फ एक बात,
हाँ, मेरे बारे में बहुत सी बातें कहो। अच्छा सुनो, सुन रही हूँ। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो संजीदा हो गई और चुपचाप अंदर चली गई। उस रात जब हम नारियल के दरख्तों के करीब मिले तो यूजी बहुत खुश थी। उसने अपने कबीले का खास लिबास पहन रखा था जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सर पर मोतियों की बनी हुई टोपी और कलाई में ताज़ा फूलों के कड़े उसे और भी दिलकश बना रहे थे। इस शाम उसने रेशम के सुर्ख रूमाल में लिपटा हुआ नन्हा सा एक तारा मुझे दिया और कहा कि दरख्त से रानू का नाम मिटा दो क्योंकि वो मर चुका है और मैं वहाँ नहीं खड़ी रह सकती जहाँ उसने 2 साल पहले मुझे छोड़ा था। अब सब कुछ बदल गया है। मैंने एक तारा उससे ले लिया। उस शाम हमने रीत पर घरौंदे बनाए जिन्हें यूजी ने तोड़ने नहीं दिया। वो बेइंतहा खुश थी। उसने मुझ पर रेत भी नहीं उछाली, घरौंदे भी नहीं तोड़े। वो मुझसे शहरों के बारे में पूछती रही जहाँ रातों को रंगीन रोशनियाँ बिखर जाती हैं, जहाँ चमकते हुए लिबास हैं, खुशियाँ हैं और सुख है। उसने मुझसे मेरे घर वालों के बारे में भी पूछा। उसका ख्याल था मेरी माँ बहुत बूढ़ी और मेरी जुदाई में कमज़ोर हो गई होगी। उस रात उसने चाँद के बुलंद होने का इंतज़ार नहीं किया। मैंने यूजी को जाते हुए बहुत दूर तक देखा। वो दूर होती रही और मैं उसे देखता रहा। उसकी चाल में जाने कहाँ से दुल्हनों का बागपन आ गया था। उसका गाया हुआ नया गीत मेरे कानों में गूंजता रहा। तुम आ गए, मेरा माहीगीर आ गया, मैं तन्हा नहीं हूँ। आज रात जब तुम फूलों का हार पहनकर मेरे घर आओगे मैं तुम्हारे कदमों की धूल बन जाऊंगी। कल का सूरज निकलने से पहले तुम मुझे अपनी आगोश में छुपा लेना। ये रीत है, मैं तुम्हारी हूँ, मेरा माहीगीर आ गया है। जब वो गा रही थी मुझे ऐसा लगा जैसे उस गीत में कोई पैगाम है। दूसरी सुबह मेरे लिए अपने साथ राख और रीत लाई। ये सुबह यूजी ने नहीं देखी। वो सूरज निकलने से कब्ल ही मर चुकी थी। उस दिन गांव का कोई माहीगीर जाल लेकर समुंदर की तरफ नहीं गया। लड़कियां भी दूध लेकर कैंप की तरफ नहीं आईं। सारा गांव जैसे सुकूत में डूबा हुआ था। जब मैं गांव पहुंचा तो यूजी को जलाने वाली चिता बुझती जा रही थी। बूढ़ी माँ निढाल हो चुकी थी। माहीगीर आ गया, मैं तन्हा नहीं हूँ। आज रात जब तुम फूलों का हार पहनकर मेरे घर आओगे मैं तुम्हारे कदमों की धूल बन जाऊंगी। कल का सूरज निकलने से पहले तुम मुझे अपनी आगोश में छुपा लेना। ये रेत है, मैं तुम्हारी हूँ, मेरा माहीगीर आ गया। जब वो गा रही थी मुझे ऐसा लगा जैसे उस गीत में कोई पैगाम है। दूसरी सुबह मेरे लिए अपने साथ राख और रेत लाई। ये सुबह यूजी ने नहीं देखी। वो सूरज निकलने से कब्ल ही मर चुकी थी। उस दिन गांव का कोई माहीगीर जाल लेकर समुंदर की तरफ नहीं गया। लड़कियां भी दूध लेकर कैंप की तरफ नहीं आई। सारा गांव जैसे सुकूत में डूबा हुआ था। जब मैं गांव पहुंचा तो यूजी को जलाने वाली चिता बुझती जा रही थी। बूढ़ी माँ निढाल हो चुकी थी और बाप गठिया से जकड़ी हुई टांगों को पकड़े पथराई हुई आंखों से चिता के सर्द होते हुए शोलों को देख रहा था। यूजी के मकान के सामने केले के मुरझाए हुए पत्ते लटक रहे थे और ज़मीन पर रंगीन बुरादे से बनाए हुए नक्शो निगार मिटते जा रहे थे। फूलों के बेशुमार हार मसले और टूटे हुए पड़े थे और फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में इधर उधर बिखर गई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई जश्न होते होते कोई सान्या पेश आ गया हो। गांव के लोगों ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर तनाव और कशीदगी आ गई। कुछ लोगों ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। लड़कियां घरों में घुस गईं। गांव का कोई फर्द मुझसे मुखातिब ना हुआ। सब लोग चुपचाप चिता को देखते रहे। यूजी को मरे हुए आज दूसरा दिन है। आज भी गांव के लोग जाल लेकर समंदर की तरफ नहीं गए। न लड़कियां दूध और मछलियां लेकर कैंप की तरफ आईं। सारा गांव जैसे मर गया हो। रजमंड के सारे जवान अब स्टीमर पर आ चुके हैं। बेरख खाली हो चुका है। मेरा सामान भी स्टीमर के कैबिन में पहुंच गया है। मैं यूजी का दिया हुआ यादगार नन्हा सा एक तारा लिए हुए अरशे पर खड़ा हुआ छालिया के दरख्तों के पीछे छुपा हुआ यूजी का गांव और नारियल के 2 मतवाजी दरख्त देख रहा था, जिनमें से एक पर मेरा और दूसरे पर यूजी का नाम अब भी लिखा हुआ है। स्टीमर रवाना होने में अब चंद मिनट बाकी हैं। उसके बाद यूजी का गांव और ये माहवेहरत खड़े नारियल के मतवाजी दरख्त कभी ना देख सकूंगा। और ये एक तारा, बड़ा खूबसूरत एक तारा है। स्टीमर के बूढ़े मल्लाह ने एक तारा मेरे हाथ से लेकर कहा, आपने बनाया है? नहीं, मुझे तोहफा मिला है। खूब,
किसने दिया? मल्लाह कुछ ज़्यादा ही सुराग रस्सी पर उतर आया। इस गांव की एक लड़की ने। मैंने सच बतला दिया। वो मुझे तकरीबन खींचता हुआ कैबिन में ले गया। अब बताओ, ये एक तारा तुम्हें कब और किसने दिया? वो कतई संजीदा दिखाई दे रहा था। मैंने यूजी से अपनी मुलाकात से उसकी मौत तक का वाक़या बयान कर दिया। वो रोने लगा। मेरा ताल्लुक़ इसी जजीरे से है, बूढ़े मल्लाह ने कहा। इस जजीरे की रेत है कि जब कोई लड़की अपने शौहर का इंतखाब कर लेती है तो अपने होने वाले शौहर को पूर्णमासी की रात से कब्ल किसी वक्त अपने हाथों का बना हुआ कोई खिलौना पेश करती है। फिर लड़के का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उसी पूर्णमासी की रात को लड़की को ब्याह लाए या फिर तोहफ़ा कबूल करने से इनकार कर दे। लेकिन अगर लड़का पूर्णमासी की रात को लड़की को ब्याहने नहीं पहुंचता तो उसे सारे कबीले का अपमान समझा जाता है और सज़ा के तौर पर सूरज निकलते ही लड़की को जला दिया जाता है। और गांव का कोई शख्स लड़के से कभी गुफ्तगू नहीं करता, लड़की को जला दिया जाता है। मैं चीखा। हाँ जनाब। जब लड़की वालिदैन को अपने शौहर के इंतखाब की इत्तला देती है तो वालिदैन खुशी से उसका फ़ैसला कबूल कर लेते हैं, और लड़का जब तोहफ़ा कबूल कर लेता है तो वो लड़की को रुखसत करने का ऐलान करके सारे कबीलों को मदऊ कर लेते हैं और रुखसती का जश्न शुरू हो जाता है। लेकिन अगर लड़का तोहफ़ा लेने के बावजूद ना पहुँचे तो फिर लड़की को जलकर जान दे देनी पड़ती है। बूढ़ा मल्लाह ना मालूम और क्या क्या बताता रहा। मैं कैबिन से भागकर दीवानों की तरह बाहर निकला। स्टीमर चल रहा था। नारियल के मुतवाज़ी दरख्त आंखों से ओझल हो चुके थे। हद नज़र तक पानी ही पानी था। मेरा सर चकरा गया और मैं रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया। स्टीमर के साथ साथ उड़ने वाले सफ़ेद परिंदे अब जजीरे की तरफ लौट रहे थे, यूजी के गांव की तरफ। यूजी जो एक मुद्दत तक रानू का इंतज़ार करती रही। फिर मैंने यूजी की आंखों में सारी ज़िंदगी का इंतज़ार एक रात का लम्हा बना दिया। एक तारा देकर उसने मेरा इंतज़ार शुरू कर दिया होगा। एक एक पल कदमों की आहट पर कान लगाए गुजारा होगा। शोलों ने यूजी का इंतज़ार चाट लिया। गीत जल गए। नारियल के चुपचाप मावे हैरत खड़े हुए दरख्त इसी तरह टीलों से दूर अब भी खड़े होंगे। उन पर मेरा और यूजी का नाम अब भी लिखा होगा। रीत पर हमारे बनाए हुए घरौंदे जिन्हें यूजी ने ना तोड़ा था अब भी बने होंगे।